हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको रेलवे ग्रुप डी के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको साइंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं। दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन तो हम आपको करवा ही रहे हैं, साथ में हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत हमको लगेगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले और आप अच्छा स्कोर कर पाए साइंस के लिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, आने वाले समय में आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम होने वाला है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में देखने को मिल जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं दोस्तों, आज हम 27 नंबर को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। दोस्तों, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में जो सही विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर डी। यह संतति में दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? दोस्तों, जो मटर का पौधा है ये अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए प्रतान मतलब टेंड्रिल्स का उपयोग करता है। किसका? प्रतान टेंड्रिल्स का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? दोस्तों, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। इसका कारण है संघट्ट समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल क्या हो जाए? कम हो जाए। इस वजह से एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। जंतुओं के संयोजी ऊतक में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती है, जो डैश के विभाजन द्वारा पृथक होती है। दोस्तों, जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती है, जो कोलेजन और इलास्टिन तंतु के विभाजन द्वारा क्या होती है? पृथक होती है। किसके द्वारा? कोलेजन और इलास्टिन तंतु के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? दोस्तों, अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है कौन सा? नियमित श्रवण परीक्षण। नियमित श्रवण परीक्षण जो है ये अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है। धातु ब्लॉक में दरारों का पता लगाना, वस्तुओं की सफाई और मेडिकल इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। नियमित श्रवण परीक्षण में अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं का संचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डैश होता है। दोस्तों, धातुओं का संचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। क्या होती है? धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। यही धातुओं का संचारण की एक ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, धातुओं का संचारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? दोस्तों, मेंडल ने निष्कर्ष निकाला था कि प्रत्येक विशेषक के दो कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो प्रत्येक विशेषक होते हैं वो क्या होते हैं? दो कारकों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है? दोस्तों, यदि हम गैस का दाब बढ़ाते हैं तो उनके अंतः कण स्थान में क्या होती है? कमी आती है। क्या होती है? अंतः कण स्थान में कमी आती है। क्या आती है? अंतः कण स्थान में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जी का मान हमको दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ पे हमको ऊंचाई कितनी दी गई है? एच, ये दी गई है 9.78.4। ठीक है, अब दोस्तों वस्तु को ऊंचाई से गिराया जा रहा है, मतलब हमारा प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0। और हमको जी का मान कितना दिया है दोस्तों? जी का मान दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये दिया गया है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है? H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। ठीक है,
इसी में हमको सबका मान रखना है, जिससे हमारा समय का मान निकल के आ जाएगा। अब h कितना है दोस्तों, 78.4 मीटर है। u हमारा 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1/2। g का मान कितना है दोस्तों, ये है हमारे पास 9.8, इसको 98/10 कर लूँ क्या मैं? ठीक है, 98/10 कर दिया, इंटू टी हमको निकालना है, तो टी का स्क्वायर। क्लियर? अब दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो कि 2 से कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 49 बार में। ये 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 78.4 इंटू 10 बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 टी स्क्वायर के बराबर। क्लियर है दोस्तों? पॉइंट हटेगा तो ये 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 784 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर के हो जाएगा। अब हमको पता है 784 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, बताइए बताइए। 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है। और 49 किसका होता है, 7 का। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 28/7 के, 7 से काट देंगे 4 बार में, तो टी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 4 सेकेंड निकल के हमारा आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्यों किया हमने, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? तो दोस्तों कौन सी विधि है जो फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? तो यह है वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन। कौन सा? वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन जो है ये फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध डैश हो जाएगा। दोस्तों हमको बताना है प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा। हम जानते हैं दोस्तों प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, ये होता है रो L अपॉन में A के। L क्या है यहाँ पे, लंबाई है, A क्या है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, ये बोला है कि लंबाई को यदि हम दोगुना कर दे तो 2L कर दे और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या कर दे, आधा कर दे, तो ये हाफ कर देते हैं। तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा दोस्तों, तो R बराबर क्या हो जाएगा 4L के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मूल का कितना गुना हो रही है यहाँ पे देखिए, मूल का 4 गुना हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? रासायनिक ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है दोस्तों लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना जो है ये रासायनिक ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40-18 AR और 40-20 CA मतलब आर्गन और कैल्शियम डैश का एक युग्म है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको समान क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 40 दिया है आपको, यहाँ पे भी 40 दिया है। मतलब जो भार कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। भार कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। तो भार जो है ये समान है, मतलब ये क्या है, समभारिक है। क्या है ये, समभारिक। समभारिकों का एक युग्म है। समभारिक क्या होते हैं दोस्तों, जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या है, यहाँ पे 40-40 है, समान है, और परमाणु क्रमांक देखिए अलग अलग है, तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं या फिर आइसोबार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया, कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? दोस्तों इसका संभावित कारण जो है वो है जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया। मतलब जाइलम के माध्यम से क्या हुआ, जल का जो जाइलम क्या करता है, जल को पहुंचाता है, और ये क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। इस वजह से पौधा जो है मुरझाया हुआ और कमजोर दिखाई दे रहा था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है? तो दोस्तों कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है वो है उसकी चतुसंयोजकता और श्रृंखलन। दोनों ही गुण के कारण जो है ये कार्बन जो है अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है। तो यही क्या है, इसका विशिष्ट लक्षण है। कार्बन कैसा होता है, चतुसंयोजकता होता है इसमें, और क्या होता है, श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है कार्बन में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अयस्क से अपअयस्क गेंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं अपअयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है? तो दोस्तों ये आधारित है रासायनिक और भौतिक गुणों के अंतर पर। किस पर? रासायनिक और भौतिक गुणों के अंतर पर आधारित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ
सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता होती है? दोस्तों जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच कराई जाती है तो हमेशा सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? तो हमेशा सोडियम क्लोराइड बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी एसआई इकाई के संदर्भ में सुमेलित है? हमको सही सुमेलित हमको बताना है। दोस्तों आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर होता है क्या? नहीं। दाब का मात्रक न्यूटन होता है क्या? नहीं। तापमान का मात्रक कैलोरी होता है क्या? नहीं। दोस्तों आयतन का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? घन मीटर होता है, ना कि घन सेंटीमीटर। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन नहीं होता, पास्कल होता है। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, ना कि कैलोरी। घनत्व का मात्रक जो होता है दोस्तों ये होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदुरे फर्श पर धकेला जाता है, लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, इसका कारण क्या है? अगर ब्लॉक हिल नहीं रहा है दोस्तों, इसका मतलब है कि बल कौन सा है? संतुलित बल है। फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है, मतलब असंतुलित बल लागू हो गया तो जो बॉक्स है वो क्या होने लगा? फिसलना शुरू कर दिया। अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से चलता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्थिर वेग से चल रहा है, मतलब संतुलित बल काम कर रहा है, इस वजह से वह स्थिर वेग से चल रहा है। तो क्या हो जाएगा? पहले में आएगा संतुलित, दूसरे में आएगा असंतुलित और तीसरे में क्या आएगा? संतुलित आएगा। तो पहले में आएगा संतुलित चरण 1, चरण 2 में आएगा असंतुलित और चरण 3 में क्या आएगा? संतुलित आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि? दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह समानांतर किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है। इस वजह से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि यह निम्न में से डैश से जल को हटाता है। दोस्तों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि ये जो है ग्लूकोज से जल को हटाता है। क्या करता है? ये ग्लूकोज से जल को हटाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कोश की जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्न में से क्या कहा जाता है? दोस्तों एक कोश की जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को हम बोलते हैं बाइनरी विखंडन। क्या बोलते हैं? बाइनरी विखंडन हम बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? दोस्तों किसी भी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान जो होता है ये किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होती है। क्या होती है? ये पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति, और ये कहाँ होती है? प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों? देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? दोस्तों यदि हम चालक का तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। यदि हम चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तब भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। यदि हम चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाए दोस्तों तो क्या चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा क्या? क्योंकि हम जानते हैं प्रतिरोध जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। यदि हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब हम चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि हम कम करते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, ना कि बढ़ाने से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे? सत्य कथन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है ना। देख न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि डैश। दोस्तों हमको पता है कि वस्तु को हमेशा चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है? लेंस या दर्पण के हमेशा बाई ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? लेंस या दर्पण के हमेशा बाई ओर रखा जाता है। तो यहाँ क्या बोला है कि प्रकाश किरण वस्तु से लेंस तक जाती है, मतलब वस्तु कहाँ रखी होगी? बाई ओर रखी होगी, तभी तो प्रकाश किरण लेंस की ओर आ रही है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं वस्तु रखी हुई है दोस्तों, तो ये कहाँ है? वस्तु लेंस के बाई ओर रखी हुई है। यहीं से तो प्रकाश किरण लेंस की ओर आएगी ना। ये प्रकाश किरण हम निकालेंगे समांतर तो क्या आएगी? लेंस की तरफ ही तो आ रही है। मतलब वस्तु कहाँ रखी हुई है? वस्तु लेंस के बाई ओर रखी हुई है। और हमेशा दोस्तों वस्तु को लेंस के बाई ओर ही रखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा वस्तु लेंस के बाई ओर हो। ठीक है, वस्तु लेंस के क्या हो? बाई ओर हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला।
ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ना। चलिए दोस्तों, ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।